हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 11th अकाउंटेंसी की हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो अभी जो बच्चे क्लास 10 से क्लास 11th जो आए हैं, उनको ये पता नहीं है कि क्या है सब्जेक्ट्स अकाउंटेंसी। तो इस वीडियो में मैं आपको किसी टेक्निकलिटीज़ में नहीं उलझ जाऊँगा। मैं ये नहीं बताऊँगा कि अकाउंटेंसी की डेफिनेशंस क्या है, नेचर्स क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। मेरे लिए इम्पोर्टेंस ये है कि कांसेप्ट को सिखाना। देखिए, हर एक सब्जेक्ट का अपना एक नेचर होता है। जैसे अगर हम इंग्लिश में बात करें ना, इंग्लिश में सबसे पहले हमें अल्फ़ाबेट सिखाया जाता है। अल्फ़ाबेट से हम वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड से हम सेंटेंसेस बनाते हैं। तो सेम काइंड ऑफ प्रोसेस हमारी अकाउंटेंसी में भी है। तो इस अकाउंटेंसी में मैं आपको किसी टेक्निकलिटीज़ में नहीं फँसा के मैं आपको बहुत ईज़ी तरीके से अकाउंटेंसी के कांसेप्ट्स को सिखाने वाला हूँ। और इसके लिए मैं हेल्प लूँगा। एक सीरियल है जो बहुत फ़ेमस है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जैसे कि आप इस फ़ोटो में भी देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर ये चैप्टर्स लेने का जो रीज़न है, उसके पीछे उसका रीज़न है कि जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो सीरियल है, उसमें जेठालाल जो कि अपनी एक शॉप चलाते हैं, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। और जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना, वो पूरा का पूरा सोल प्रोप्राइटरशिप्स कंसेप्ट पर बेस्ड है। और हमारी क्लास 11th अकाउंटेंसी भी पूरी की पूरी सोल प्रोप्राइटरशिप्स के ऊपर बेस्ड है। तो मैं पूरी की पूरी जो अकाउंटेंसी है क्लास 11th की, इसमें जो इस सीरियल के जो कास्ट है, उनकी हेल्प से मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। जैसे कि बिज़नेस के अपने-अपने जो है टाइप्स ऑफ नेचर्स होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, बिज़नेस के अलग-अलग फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस होता है, फिर हम बात करते हैं पार्टनरशिप्स के ऊपर, प्राइवेट कंपनी और लिमिटेड कंपनी। तो ये जो चैप्टर पूरा का पूरा जो है हमारा क्लास 11, वो पूरी की पूरी सोल प्रोप्राइटरशिप्स के ऊपर बेस्ड है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिज़नेस क्या होता है? एक ऐसा बिज़नेस होता है जिसमें केवल सिंगल पर्सन ओनर होता है, जो पूरे उस बिज़नेस को हैंडल करता है। जैसा कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स आप देख ही पा रहे होंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है, वो यहाँ पर जो मैनेजमेंट्स होता है ना, वो बहुत ईज़ी होता है और हमेशा पर्सनल कनेक्शंस होते हैं कस्टमर्स के साथ में। तो अब हम इसकी जो शुरुआत करने वाले हैं, वो फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करने वाले हैं, वो है कैपिटल। तो कैपिटल क्या होता है? देखिए, हर एक बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले उसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो कैपिटल वही इन्वेस्टमेंट्स है जो बिज़नेस ओनर बिज़नेस को स्टार्ट करते समय करता है। तो कैपिटल वो अमाउंट है जो इन्वेस्टेड किया जाता है बाय प्रोपराइटर और पार्टनर। देखिए, प्रोपराइटर जो है वो बिज़नेस के ओनर को ही बोलते हैं। ये इन फॉर्म ऑफ द मनी के फॉर्म में हो सकता है, या किसी एसेट्स या किसी ना किसी मॉनेटरी वैल्यू के अंदर में होगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे इस फोटो के अंदर की गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की जो दुकान है, उसका शुभारंभ होने वाला है, इनॉग्रेशन होने वाला है। तो जेठालाल को आपको पता होगा, जेठालाल सीरियल में भी बताया गया है कि वो बेसिकली भचाऊ से होते हैं, गुजरात से, और मुंबई में शिफ्ट होते हैं। अगर आपने उसके पहले सीरियल्स आपने देखे होंगे, तो जेठालाल अपने ही साथ में भचाऊ से कुछ जो पहले उनकी जो शॉप थी, उसमें रखा हुआ सामान, वो भी एसेट्स, वो भी कैपिटल के फॉर्म में उस बिज़नेस में लगाते हैं। और कुछ पैसा जो है, वो भी क्या करते हैं, मुंबई में आके क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, है ना? एक शॉप खरीदते हैं। तो वो जो इन्वेस्ट किया जाता है, उसी को हम कैपिटल कहा जाता है। सिंपल सी बात है कि ओनर का लगाया हुआ जो पैसा है, वो कैपिटल कहलाता है। ठीक है, हम अब नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारी ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या है? तो डेफिनेशंस अगर हम देखें, तो ड्राइंग्स वो अमाउंट है, ठीक है ना, जो बिजनेस ओनर द्वारा अपने पर्सनल यूज के लिए जो है विड्रॉ किया जाता है। अब जैसे पता है, बिजनेस ओनर भी क्या होता है कि अपने पर्सनल यूज के लिए क्या करता है, बिजनेस से टाइम टू टाइम पैसा विड्रॉ करता है। अब जैसे कोई बिजनेस ओनर, जैसे इस एग्जांपल में बात करें कि तप्पू दौड़ता हुआ आता है, पापा पापा मुझे 20,000 रुपीज़ स्कूल फीस जमा करवानी है। तो उसमें क्या करते हैं कि जेठालाल जी इंस्ट्रक्ट करते हैं, जेठालाल जी इंस्ट्रक्ट करते हैं नट्टू काका को, नट्टू काका कि तप्पू को 20,000 रुपीज़ निकाल के दीजिए। तो नट्टू काका को पता है कि जो सेठ जी जो है, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए क्या कर रहे हैं, पैसा विथड्रॉ कर रहे हैं। तो उसको वो ड्राइंग्स के जो है उस आइटम्स के अंदर लिखते हैं। तो ड्राइंग्स का मतलब होता है बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए पैसा विथड्रॉ करना, मनी निकालना, उसी को हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुड्स क्या होता है। तो देखिए, गुड्स का मतलब होता है, देखिए हर एक बिजनेस का अपना स्पेसिफिक नेचर होता है। जैसे अगर हम बात करें जेठा इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो वो इलेक्ट्रॉनिक सामान में डील करते हैं, जिसमें टीवी, फ्रिज, कूलर जो भी है, वो उनका इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उनका गुड्स कहलाता है। देखिए, हर एक बिज़नेस के जैसे अगर हम बात करें
एक फर्नीचर शोरूम के लिए फर्नीचर जो होगा वो क्या होगा, गुड्स होगा। तो गुड्स मीन ये होता है कि जिसको हम रीसेल के ऑब्जेक्ट से हम क्या करते हैं, बाय करते हैं, जिनका हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, रीसेल करना। तो हर बिजनेस का अपना स्पेसिफिक गुड्स होता है। मोबाइल शॉप के लिए मोबाइल उसके लिए गुड्स होगा, स्टेशनरी शॉप के लिए स्टेशनरी के जो आइटम्स होंगे वो गुड्स होंगे। तो हम जो जेठालाल जी का जो एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो उसमें जेठालाल जी के यहाँ पर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में रखा गया अप्लाइंसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, एसेसरी, वो क्या होगी, गुड्स होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं परचेज क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, परचेज का मतलब क्या होता है, देखिए हम क्या करते हैं, हम अपने बिजनेस के अंदर क्या होते हैं, हम गुड्स को बाय करते हैं। जो गुड्स बाय करते हैं ना, परचेज करना सीधा वही लेमन लैंग्वेज में कहा जाए तो हम यहाँ पर आपने सीरियल में देखा होगा जेठालाल जी कभी सैमसंग कंपनी का नाम नहीं लेते, वो रामसंग एंड कंपनी बोलते हैं। तो है ना, जैसे कि हम परचेज कर रहे हैं रामसंग एंड कंपनी से कोई टीवी, फ्रिज, है ना, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, परचेज कहलाएगी। परचेज क्रेडिट पे भी हो सकता है, हम उधार पे भी खरीद सकते हैं और हम कैश पे भी खरीद सकते हैं। तो परचेज का मतलब आप समझ ही गए होंगे, जब जेठालाल जी बाय करते हैं, है ना, रामसंग एंड कंपनी से, तो जो आइटम्स बाय करते हैं चाहे वो कैश में खरीदें या क्रेडिट में खरीदें, उसी को हम परचेज कहते हैं। एक और है परचेज रिटर्न, यानी कि जब हमने कोई गुड्स परचेज किया रामसंग एंड कंपनी से, हमें कोई गुड्स में डिफेक्ट नजर आया, हमारी नेचर्स के अकॉर्डिंग वो गुड्स नहीं था, तो हम उस गुड्स को वापस क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। उसी को परचेज रिटर्न कहा जाता है। और इसका दूसरा जो नाम है उसको रिटर्न आउटवर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि रिटर्न आउटवर्ड नाम से ही पता चल रहा है कि वो गुड्स जो हमने खरीदा है वो वापस हमारे बिजनेस से आउट हो रहा है, तो उसको परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल्स। सेल्स क्या होता है, जैसे जैसे हमने परचेज सीखा था ना, वैसे के वैसे सेल्स होता है। जब कोई गुड्स हम किसी पर्सन्स को या तो कैश पे या क्रेडिट पर जब हम सेल करते हैं तो उसी को सेल कहा जाता है। जैसे कि जेठालाल जी के एग्जांपल में बबीता जी आए और उनको वॉशिंग मशीन पसंद आ गई, उन्होंने 25,000 रुपीज़ जेठालाल जी को दिए और वो मशीन सेल कर दी। तो उसी ट्रांजेक्शन्स को हम क्या बोलते हैं, सेल। तो नट्टू काका जब अकाउंट्स लिखते हैं ना, तो नट्टू काका को पता होता है कि ये जो ट्रांजेक्शन्स किया है ना, उसको हम सेल कहा जाता है। तो सेल्स का मतलब होता है जब ट्रांसफ़र किया जाता है गुड्स, या उसकी जो ओनरशिप होती है गुड्स की, वो ट्रांसफ़र की जाती है, चाहे वो कैश में हो, चाहे वो क्रेडिट पे हो, उसी को हम क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं। उसी तरीके से हमारा एक और होता है सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न का मतलब क्या है कि मान लो जेठालाल जी ने बबीता जी को वॉशिंग मशीन, है ना, वो सेल करी। अब मान लीजिए कि अय्यर को वो मशीन पसंद नहीं है। अब वापस फ़ोन किया कि जो अय्यर फ़ोन किया कि जेठालाल जी, जो तुमने वॉशिंग मशीन आपने हमें दी, हम उसको वापस रिटर्न करने वाले हैं, क्योंकि मुझे वो क्वालिटी और मुझे वो कंपनी पसंद नहीं आ रही। तो ये जो ट्रांज़ैक्शन हुआ ना, तो उसी ट्रांज़ैक्शन को हम सेल्स रिटर्न कहते हैं। जो सेल्स किया गया हुआ माल वापस हमारे बिज़नेस में रिटर्न होके आ रहा है, उसी को हम सेल्स रिटर्न कहा जाता है। सेल्स रिटर्न का जो दूसरा नाम है उसी को हम रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। ठीक है ना? तो स्टूडेंट्स, तो इसी का सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है? रिटर्न इनवर्ड होता है। अब हम बात करते हैं डेटर्स के ऊपर कि डेटर्स का क्या कांसेप्ट है। जब मान लेते हैं कि हम अपना कोई गुड्स है किसी सामने वाले को क्रेडिट पर बेचा है, जैसे कि हम बात करते हैं भिड़े। भिड़े को हमने एक टीवी सेल किया, है ना? जेठालाल जी ने कहा कि भाई भिड़े, तुम्हारी जो टीवी है वो तुम्हारे ज़माने की टीवी है, तुम अभी नए ज़माने की टीवी ले जाओ। और भिड़े ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। जेठालाल जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम टीवी ले जाओ, जब चाहे तुम पैसा तुम दे सकते हो। तो जब तक भिड़े पैसा नहीं दे देता था टीवी का, तो जो जेठालाल जी जो है ना, वो हमेशा भिड़े को डेटर्स कह के बुलाएंगे। तो डेटर्स का मतलब होता है कि जब हमने कोई गुड्स जो है वो क्रेडिट पर सेल किया है, उसी को हम डेटर्स कहते हैं, जो कि क्या करेगा, बाद में हमें पे लेटर करेगा। सेम टाइप ऑफ क्रेडिटर्स क्या होता है, जस्ट वाइस वर्सा। मान लेते हैं कि हमने रामसंग एंड कंपनी से कोई गुड्स परचेज किया और वो भी क्रेडिट पर बेस पे। अब हम मोस्टली जो ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेस के अंदर वो क्रेडिट बेस होते हैं, कि हम किसी से गुड्स बाय कर रहे हैं, बाद में हमसे कोई टाइम मांगेंगे कि 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ। तो अब वो सामने वाला जो है या रामसंग कंपनी ने जो उन्होंने हमें गुड्स क्रेडिट पर दिया है, तो रामसंग एंड कंपनी के लिए हम जो होंगी वो
क्रेडिटर्स होंगे। क्रेडिटर्स हमारी एक लायबिलिटीज होती है कि हमें वो पैसा फ्यूचर में देना होता है। तो आपने देख ही लिया होगा, ये एग्जाम्पल भी आपके सामने ही है कि जेठालाल जो है ना अपने सप्लायर से गुड्स खरीदता है और बोलता है कि हम बाद में पे लेटर करेंगे। तो इसी ट्रांजेक्शन्स में जेठालाल जी क्या बन जाएंगे? क्रेडिटर्स बन जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसेट्स। तो एसेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एसेट्स वो सारी इकोनॉमी रिसोर्सेज होते हैं जो बिजनेस क्या करता है, फ्यूचर्स में उनकी हेल्प से रेवेन्यू जनरेट करता है। तो एसेट्स वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो होते हैं जिससे जो फ्यूचर्स में जिनसे हमें बेनिफिट्स होने वाला है। तो आप इस फोटो के अंदर देख ही रहे होंगे कि जेठालाल जी जो है ना अपने बिजनेस की जो एसेट्स है वो बता रहे हैं कि ये जितना भी जो गुड्स है, फर्नीचर्स, ये इवन ये जो ऑटो रखा हुआ है ना गड़ा इलेक्ट्रॉनिक जिसके ऊपर लिखा हुआ है, वो भी जेठालाल जी के लिए क्या होगी? एसेट्स होगी, क्योंकि उसी उसी ऑटो रिक्शा की हेल्प से वो बाद में क्या करेंगे? सप्लाई करेंगे। तो ये शॉप हो गया, टीवी स्टॉक हो गया, फर्नीचर्स हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं। तो एसेट्स के कुछ टाइप होते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एसेट्स। फर्स्ट है नॉन करंट एसेट्स, सेकंड है करंट एसेट्स और थर्ड है फिक्टिशियस एसेट्स। अब ये होता क्या है करंट और नॉन करंट? तो हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एसेट्स में। तो फर्स्ट हम जो बात करेंगे, पहले हम नॉन करंट एसेट्स की बात करेंगे। देखिए, नॉन करंट एसेट्स क्या होता है? नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच वी यू नो वेयर वी आर नॉट हैविंग अ पर्पस टू सेल। हमें जिनका जो है ना हमारा पर्पस रीसेल करना नहीं होता है, वही हमारे लिए क्या होती है? नॉन करंट एसेट। अब मान लीजिए जेठालाल जी ने शोरूम लिया, या जेठालाल जी ने अपने लिए क्या किया? गोडाउन परचेज किया, या जेठालाल जी ने अपने लिए है ना पूरा फर्नीचर्स बनवाया। क्या उनका पर्पस जो बनवाया है, या जो शोरूम है, या गोडाउन है, या जो ऑटो खरीदा है, क्या हमारा उनका पर्पस हमें रीसेल करना होता है? नहीं होता है। तो जिनका ऑब्जेक्ट रीसेल करना नहीं होता है स्टूडेंट, वही हमारी एसेट्स होती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? नॉन करंट एसेट्स। उसी तरीके से करंट एसेट्स। करंट एसेट्स बहुत सिंपल है। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स which is converted into the cash within a 1 year। तो करंट एसेट्स वो एसेट्स होती है जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। जितने भी जो आपके गुड्स है ना, वो सारे के सारे आपके लिए करंट एसेट्स होगी, क्योंकि वो 1 ईयर के अंदर आपके क्या हो जाएगी? कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। एक और एसेट्स होती है जिसको कहा जाता है फिक्टिशियस एसेट्स। अब फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होती है कि जिसका बेनिफिट हमें 1 साल से अधिक फाइनेंशियल ईयर में, मोर देन फाइनेंशियल ईयर में जितना बेनिफिट हमें मिलता है, उसको हम फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। जैसे जेठालाल जी ने क्या किया? किसी मॉडल को बुलाकर उसका एडवर्टाइजमेंट्स किया शॉप का। अब मुझे बताइए, ये जो एडवर्टाइजमेंट्स का जो बेनिफिट है जेठालाल जी को किसी एक फाइनेंशियल ईयर में नहीं मिलेगा। फाइनेंशियल ईयर का मतलब ये होता है कि हम यहाँ से 1 अप्रैल से 31 मार्च एक फाइनेंशियल ईयर लेके चलते हैं। तो यहाँ पर किसी एक साल में बेनिफिट नहीं मिलेगा, आगे से आगे बहुत, जब तक वो एडवर्टाइजमेंट रन करेगा, लोगों के दिलो दिमाग में, कस्टमर्स के दिलो दिमाग में उसकी एक एक जो छवि है वो रहेगी, और उनसे जो है बेनिफिट हमें मिलेगा। तो वो सारे एक्सपेंसेस जिनसे बेनिफिट हमें 1 साल से अधिक के फाइनेंशियल ईयर में मिलते हैं, उसी को हम फिक्टिशियस एसेट्स कहा जाता है। इसमें नॉर्मली एडवर्टाइजमेंट्स के एक्सपेंसेस आता है और कोई ज़्यादा कोई एक्सपेंसेस नहीं आते हैं। तो मुझे मुझे होप है कि आप सब बच्चे एसेट्स के बारे में सीख गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बीच में या आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। अब हम बात करते हैं हमारी लायबिलिटीज़ के बारे में। देखिए, लायबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है? लायबिलिटीज़ का मतलब होता है जिनका हमें फ्यूचर में पे करना है, वो हमारी क्या होती है? लायबिलिटीज़ होती है ना? लायबिलिटीज़ जो होती है जिनका हमें क्या करना होता है? हमें फ्यूचर में जिनको पे करना है, या फ्यूचर में हमारा पैसा जो है बिज़नेस से बाहर जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं? लायबिलिटी। जैसे जेठालाल जी के एग्ज़ाम्पल में हम देखते हैं कि जेठालाल जी ने अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए लोन लिया, ठीक है? बैंक से लोन लिया। अब आपको पता होगा, जब हमने बैंक से लोन ले ही लिया है, तो वो हमारे लिए लायबिलिटीज़ होगा कि जिनका हमें फ्यूचर में जो है वो पेमेंट करना पड़ेगा बैंक को, ठीक है ना? तो जेठालाल जी ने कोई बैंक से लोन लिया है, उसको हम क्या बोलेंगे? लायबिलिटीज़ बोलेंगे। नॉर्मली हम अपने सप्लायर वगैरह से भी उधार पर हम जब माल खरीदते हैं ना, तो जब परचेज़ करते हैं, तो वो भी हमारे लिए लायबिलिटीज़ होती है। तो वैसे हम यहाँ लायबिलिटीज़ को 2 टाइप्स में बाँटते हैं। जैसे हमने एसेट्स को 3 टाइप्स में बाँटा ना, नॉन करंट एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट। उसी तरीके से लायबिलिटीज़ को हम 2 पार्ट में बाँटेंगे। एक होता है हमारी इंटरनल लायबिलिटीज़, और दूसरी होती है हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। यानी कि एक सिंपल बात मैं कहूँ, तो जो बिज़नेस को देना है, वो हमारे लिए क्या होगी? लायबिलिटीज़ होगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज़।
कि इंटरनल लायबिलिटीज़ क्या होती है। देखिए इंटरनल लायबिलिटी का एक कंसेप्ट सिंपल सा कंसेप्ट है कि हमारे अकाउंटेंसी में ये माना जाता है कि बिज़नेस और बिज़नेस ओनर बोथ आर द सेपरेट लीगल एंटिटी, दोनों को अलग-अलग माना जाता है, दोनों एक नहीं होते, दोनों को अलग-अलग माना जाता है। अब इसमें ये माना जाता है कि बिज़नेस का ओनर बिज़नेस में कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहा है ना एज़ ए फॉर्म ऑफ द कैपिटल, तो वो पर्सन जैसे जेठालाल जी ने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक में पैसा डाला है, तो ये दोनों को अलग-अलग मानना है। जेठालाल जी को अलग मानना है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को अलग मानना है। तो जेठालाल जी ने बिज़नेस के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट किया कैपिटल के फॉर्म में, तो बिज़नेस का ये लायबिलिटीज़ बनती है कि वो पैसा उनको फ्यूचर्स में कमा कर दे। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल लायबिलिटीज़ होती है। नॉर्मली ये क्या होती है, ओनर से रिलेटेड होती है। जो ओनर से रिलेटेड लायबिलिटीज़ है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल लायबिलिटीज़ बोलते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। अब एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटी होती है जो आउटसाइडर से रिलेट करती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किसी से उधार पर माल खरीदा है, ठीक है ना? तो वो पर्सन्स के लिए हम क्रेडिटर्स बन जाएँगे, या हमने किसी बैंक से लोन लिया है, या हमें किसी बिल का पेमेंट करना है, तो जो बाहर के लोगों को हमें पेमेंट करना है वो हमारी क्या होगी, एक्सटर्नल लायबिलिटी होगी। कितना ईज़ी कंसेप्ट है बच्चों, ठीक है ना? कि बिज़नेस के ओनर से रिलेटेड लायबिलिटी होगी तो वो इंटरनल होगी, और बिज़नेस को बाहर के लोगों को पैसा देना है तो वो क्या होगा, हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ होगी। हम नेक्स्ट अब बात करते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ के भी कुछ टाइप्स होते हैं बच्चों। एक्सटर्नल लायबिलिटी को नॉर्मली हम करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटीज़ में बाँटते हैं। बहुत ईज़ी है, करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटीज़ होती है जिनका पेमेंट हमें 1 साल के अंदर करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने रामसंग एंड कंपनी से माल खरीदा। अब हम माल खरीदे तो हम ये थोड़ी बोलेंगे कि हम रामसंग एंड कंपनी हम आपको 1 ईयर लेटर हम पेमेंट करेंगे, ऐसा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हमें विदिन अ ईयर जिनका हमें पेमेंट करना है, वो हमारे लिए क्या होगी, करंट लायबिलिटीज़ होगी, कि जो लायबिलिटीज़ का पेमेंट हमें विदिन द ईयर करना है, वो हमारे लिए करंट लायबिलिटी होती है। और जिनका पेमेंट हमें ओवर द पीरियड करना है, जैसे हमने बैंक से लोन लिया है, नॉर्मली बैंक से जो लोन होते हैं ना 5 साल का, 10 साल का, अब हमें पता है 5 टू 10 इयर्स में हमें उनको पे करना है, तो वो हमारे लिए लायबिलिटीज़ होगी। वो क्या होगी, नॉन करंट लायबिलिटीज़ होती है। जिनका पेमेंट हमें विदिन अ ईयर करना है वो करंट लायबिलिटी, जिनका हमें 1 साल से 1 ईयर मोर देन करना है वो हमारे लिए क्या होती है, नॉन करंट लायबिलिटी। कितना ईज़ी कंसेप्ट है स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं रेवेन्यू क्या है। देखिए बहुत सिंपल सी ये टर्म्स है बच्चों, अगर आपको अच्छी से आ गई ना स्टूडेंट, आप अकाउंटेंसी आपके लिए बहुत हलवा हो जाएगी। और मैं एक स्पेसिफिक तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको ये पूरे सीरियल के जितने भी कास्ट, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, उनको यूज़ करते हुए ये पूरा का पूरी आपकी जो 11th की जो जर्नी है स्टूडेंट, बिलीव माने बहुत ईज़ी हो जाएगी स्टूडेंट। तो हम अब बात करते हैं रेवेन्यू की। तो रेवेन्यू क्या होता है? जैसे बिज़नेस में जो नॉर्मल बिज़नेस, जैसे हम कोई बिज़नेस करते हैं, तो बिज़नेस में हम जो सेलिंग वगैरह कर रहे हैं, उससे हमें जो इनकम हमें मिल रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू बोलते हैं। जैसे जेठालाल जी ने कोई टीवी सेल किया, उसके बदले में 50,000 अर्न किया। अभी मैं प्रॉफिट नहीं बता रहा हूँ, रेवेन्यू और प्रॉफिट बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। यहाँ पर जेठालाल जी ने कोई टीवी सेल किया, 50,000 रुपये मिले, इसी को हम रेवेन्यू बोलेंगे। अभी हमने खर्चे वगैरह इसमें से कोई डिडक्ट नहीं किए। तो रेवेन्यू नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ जो आप कर रहे हैं, जिसमें आप जो है इनकम जनरेट कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू बोलते हैं। चाहे आप गुड्स सेल करें या आप सर्विसेज सेल करें, ठीक है ना। तो बिजनेस के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। कुछ बिजनेस जो होते हैं वो ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि हम सीधे कहीं से जो है सीधा बना बनाया माल खरीद रहे हैं और बाद में हम उसे रीसेल कर रहे हैं। कई सारी बिजनेस इंडस्ट्री होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो जैसे हमने गुड्स का कंसेप्ट पता है ना, तो उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होगी ना, उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स होगा वो उसके लिए गुड्स कहलाएगा। तो ये बहुत ईजी कंसेप्ट है स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंटेंसी के अंदर। प्रॉफिट, क्योंकि हर एक बिजनेस का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, प्रॉफिट अर्न करना। ऐसा कोई बिजनेस नहीं होगा कि जिसका मेन ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। हर एक बिजनेस उसी को कहा जाता है जिनका मेन जो ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारी रेवेन्यू है या जो इनकम है, उसमें से हम अपने एक्सपेंसेस को जब डिडक्ट कर लेते हैं, जो बचा हुआ रेजिडुअल वैल्यू हमारे पास में होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट हम बोलते हैं। जैसे सिंपल सा है कि जेठालाल जी ने क्या किया, 1,00,000 रुपीज़ रेवेन्यू में उन्होंने 70,000 रुपीज़ का एक्सपेंडिचर्स उन्होंने जो है वो बर्डन जो किया है, उसके बाद में जो बचा हुआ 30,000 जो होगा, वो क्या होगा, हमारा
प्रॉफिट होगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, इनकम में से अगर आप अपने एक्सपेंसेस को डिडक्ट करेंगे तो बचा हुआ अमाउंट आपका क्या कहलाएगा? प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ईजी कंसेप्ट है। अब लॉस क्या है बच्चों? जब हमारी इनकम है ना, वो हमारे एक्सपेंसेस से कम हो जाए बच्चों, तो आपको क्या होगा? लॉस होगा। ये बहुत बुरी कंडीशन होती है यार एक बिजनेस की, कि जब हमारे जो है ना एक्सपेंसेस मोर देन हमारी इनकम हो जाए तो क्या होगा बच्चों? लॉसेस हो जाएगा। जैसे जेठालाल जी के केस में अगर मान लेते हैं कि जेठालाल जी ने क्या किया, बबीता जी को कोई चीज़ जो है रेट टू रेट सेल कर दी। अब उस रेट टू रेट सेल करने में जेठालाल जी ने कोई एक्सपेंडिचर जो बियर किए होंगे, है ना, वो पैसा क्या होगा? वो जेठालाल जी को खुद को बियर करना पड़ेगा। तो बबीता जी के केस में क्या होगा? उनको लॉस होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मैं ये मानता हूँ कि आपकी इस कंसेप्ट, हमारा ये फर्स्ट पार्ट है, अभी सेकंड पार्ट भी हम कंसेप्ट का निकालेंगे। तो मैं आपको पहले कंसेप्ट सिखाऊंगा, उसके बाद में मैं आपको टेक्निकलिटी सिखाऊंगा, जो आपके लिए समझना बहुत इजी होगी। तो स्टूडेंट, अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आपकी कोई डाउट है, तो प्लीज़ आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। इवन, है ना, अगर आप कोई चीज़ और समझना चाहते हैं तो आप, क्योंकि हम अपनी अकाउंटेंसी की जो जर्नी है अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ठीक है स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इट इज़ द वेरी यूनिक वे ऑफ लर्निंग ऑफ अकाउंटेंसी। थैंक यू स्टूडेंट्स।